किसान भाइयों बहनों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरभि शर्मा। सरसों की गिनती भारत की प्रमुख तिलहनी फसलों में होती है। इसके हर पौधे का प्रयोग चारे के रूप में भी किया जाता है। साथ ही सरसों के बीज में तेल की मात्रा भी अधिक मात्रा में पाई जाती है, यानी कि कह सकते हैं कि 30 से 48% तक इसके बीजों में तेल की मात्रा पाई जाती है। तो सरसों के कई सारे लाभ हैं। आइए जानते हैं सरसों की खेती के बारे में। इसके बारे में विशेष जानकारी देंगे डॉक्टर विजय पराटकर, जो कि सह संचालक हैं जोनल अनुसंधान केंद्र छिंदवाड़ा में। आइए जानते हैं सरसों की खेती के बारे में। किसान भाई नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय पराटकर, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र छिंदवाड़ा, जो कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्य करता है। आज हम जहाँ खड़े हैं ये जोनल कृषि अनुसंधान केंद्र का प्रक्षेत्र है। आप देख रहे होंगे फसल है सरसों। मेरा आपसे एक निवेदन है कि बहुत बड़े क्षेत्र में हमारे यहाँ गेहूँ चना लगता है, परंतु कम लागत में कम जोखिम और अधिकतम उत्पादन यदि प्राप्त करना है तो सरसों फसल जैसी दूसरी फसल मैं नहीं मानता कि दूसरी हो सकती है। क्योंकि इसकी जो रेंज है, रेंज का मतलब उत्पादन की जो रेंज है, हम ये कहते हैं कि यदि एक बार बीज ज़मीन में जाने के बाद एक बार उग जाए और यदि फसल कटे तक भी पानी की उपलब्धता, नमी की उपलब्धता नहीं होती, तब भी हमको 4 क्विंटल प्रति एकड़, 3 से 4 क्विंटल प्रति एकड़ तक के सरसों मिल जाती है। परंतु बीच में जैसे इस साल मौसम बड़ा मेहरबान रहा किसान भाइयों पे, 2 वर्षा हो गई, तो निश्चित रूप से प्रति एकड़ 8 क्विंटल, 6 क्विंटल, 8 क्विंटल तक के की संभावना बन जाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि कम लागत में सरसों का यदि फसल का चुनाव करते तो निश्चित रूप से मतलब रेत से तेल निकालने वाली बात लागू होती है। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब हम खरीफ फसलों में 2 ही फसलें हमारे यहाँ मानी जाती हैं, गेहूँ चना, परंतु गेहूँ चना की एक परेशानी है, उसको वो तापमान चाहिए जिससे कि उसके बढ़वार के लिए जैसा कहते हैं ना, देसी पद्धति में जब तक घी नहीं जम जाता तब तक के गेहूँ और चने की फसल की बोनी नहीं करना चाहिए। परंतु सरसों फसल के लिए ये देखने की आवश्यकता नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि यदि हमने किसान भाइयों के यहाँ जो नमी उपलब्ध है उसके बाद कोई ऐसी कार्य योजना नहीं है कि रबी की फसल या अधिक उत्पादन देने वाली फसल के यदि व्यवस्थापन नहीं करना चाहते हैं तो सरसों की फसल का चुनाव करना उनके लिए बहुत बेहतर होगा। ये जो फसल आप देख रहे हैं तो ये फसल पद्धति, इसको हम मेज मस्टर्ड रिले क्रॉपिंग सिस्टम के नाम से आपके सामने मुखातिब कर रहे हैं। ये उद्देश्य है कि सितंबर के महीने में ज़्यादातर 6 से 8% जो कंट्रीब्यूशन रहता है बारिश का, वो सितंबर के महीने का है। मतलब यदि कहीं जैसे हमारे छिंदवाड़ा ज़िले की बात करते तो यदि कहना चाहिए 1000 मिलीमीटर एवरेज मतलब वर्षा है हमारे यहाँ की, तो कम से कम 6% का मतलब होता है 60 mm में भी यदि कहीं आ जाती है बारिश तो हमारा फसल को उपज करने के लिए या उगाने के लिए काफ़ी होता है। 60 mm बारिश, इसका मतलब सितंबर के महीने में जब भी बारिश की उपलब्धता हो और यदि आपके पास मक्का की फसल लगी हो और जहां हमारी भविष्य में कोई फसल लगाने की योजना नहीं हो तो आप सरसों का फसल का चुनाव करें। हम लोगों ने यहाँ क्या किया कि सितंबर के महीने में जो भी बारिश होगी उसके दूसरे दिन, क्योंकि हमारा जो सतपुड़ा अंचल है ये इसमें इस बात के लिए बड़ा माहिर है, मशहूर है कि वर्षा के बाद में भी आप 1 से 2 दिन में ज़मीन बतर में आ जाती है या कंडीशनिंग में आ जाती है और खेती कार्य कर सकते हैं। तो जिस दिन भी बारिश हुई हो उसके दूसरे दिन आप खड़ी फसल में, हम लोग जहाँ लगातार मतलब कतार का जो वो है अंतर है कम यदि रखा जाता है किसान भाइयों से, तो एक कतार, और यदि हम हमारी जो अनुशंसित अंतरण है जिसमें 75 सेंटीमीटर आपको कतार से कतार का अंतर बताते हैं, तो उसमें 2 लाइनों को अकोमोडेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। हम ये कहते हैं कि जैसे भी सितंबर के महीने में कोई बारिश की उपलब्धता होती है उसी समय आपको दूसरे दिन या जब भी ऊपर की जो सरफेस या ऊपर की तह में यदि नमी की उपलब्धता है तो उसमें आप बोनी कर दें। उस समय आपको ये देखने की कोशिश नहीं करना चाहिए कि हमारे जो निम्न के जो तापमान है, रात के जो तापमान है या न्यूनतम तापमान है, वो कुछ भी हो, इस फसल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहीं पर यदि निम्न तापमान या रात के तापमान यदि कम नहीं होते हैं तो आपको गेहूँ और चना फसल लगाने के लिए बड़ी असुविधा होती है। तो ये हम कहते हैं कि रिले क्रॉपिंग यदि आप करते हैं, और मैं तो हमारे अब ये तो क्या है कि जो अच्छे किसान भाई है उनके लिए हो गई, परंतु जो इस परेशानी से बचना भी चाहते हैं तो हम कहते हैं कि जब भी आपकी खरीफ की फसल निकले और यदि नमी की उपलब्धता है
तो आप सरसों की फसल लगा देते तो आपको अच्छे उत्पादन मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि एकड़ के पीछे यदि हम बीज की आवश्यकता की बात करेंगे तो बड़े मुश्किल से 1 से 2 किलो की आवश्यकता होती है। यदि हम थोड़ा सा दौड़ धूप में करके लगाते तो 2 किलो लगेगा, पर यदि कोई किसान भाई अच्छे से लगाना चाहे तो आपको 1 किलो की आवश्यकता पड़ती है प्रति एकड़ बीज के लिए। और यदि हम कहें कि रोपा वाली एसआरआई पद्धति जो हमारे यहाँ मतलब देश में विकसित हुई थी, उसमें तो 90 ग्राम की ही आवश्यकता होती प्रति एकड़ के लिए। यदि वो रोपे से लगाई जाती 1 मीटर बाई 1 मीटर पे लगाई जाती, परंतु हम अभी उतने कठिन मतलब कॉम्प्लिकेटेड या शुद्धता में नहीं जाना चाहते। मैं आपको सिर्फ फसल पद्धति के बारे में बताऊँगा आपको। तो आपका सरसों की जो बुआई का सही समय तो आप 15 अक्टूबर से 15 नवंबर को मानते हैं, परंतु आप सितंबर में इसकी बोनी करके बिना किसी सिंचाई का आप सरसों की फसल को ले सकते हैं। अभी भी हमारे जैसे फसल विविधता में हम लोगों ने छिंदवाड़ा ज़िले में इसको अपनाया और 1000 हेक्टेयर के जगह हमारा आज इसी साल हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर छिंदवाड़ा है सुरेंद्र सिंह जी साहब, इनके माध्यम से हमने ग्रुप में काम किया और हमारे ज़िले में अकेले 15,000 हेक्टेयर में इसका क्षेत्र विस्तार किया है। किसान भाइयों इस बात को बड़े खुश है कि लागत भी कम है, जोखिम कम है और क्योंकि 2 बारिश मिलने के बाद में जो उत्पादन का उच्चांक मिल रहा है उसको देखकर ऐसा लगता है कि अगले साल हमारी चने की फसल की बराबरी सरसों की फसल हमारी करने जा रही है, ऐसा हम मान के चलते हैं। सरसों की फसल के लिए किस्में बहुत हैं। अभी जो अच्छी किस्म आई है वो गिरिराज है और पूरे छिंदवाड़ा ज़िले में इसका बीज फैला हुआ है। निश्चित रूप से ये हाइब्रिड नहीं है और संकुल होने के या इम्प्रूव्ड वेराइटी होने के कारण से किसान भाई अपने भाइयों से लेकर या आपस में किसानों के गांव के रूप में यदि किसान भाई बीज का उपयोग कर लेते हैं तो पूरे गांव में हमारे खेत के लिए जितनी भी आवश्यकता हो उसकी बीज की उपलब्ध हमारे गांव में हो गई है, ये मान के चलिए। वैसे भी इस साल हमारे यहाँ 100 क्विंटल हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब ने 100 क्विंटल बीज की उपलब्धता करा दी थी। उसके कारण बहुत सारे बड़े क्षेत्र में सरसों की फसल का विस्तार हुआ है और किसान भाई उसको देखकर बड़े उत्साही है और हो सकता है अगले सालों में इसका क्षेत्र बढ़ेगा। अब हम आपको जाति गिरिराज है हमारे पास, वरदान है, वरुणा थी, परंतु गिरिराज मुख्य रूप से यहाँ उगाई जा रही है। तो मैं भी आपसे सलाह ये दूंगा कि गिरिराज फसल किस्म को आप चुनेंगे तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। अब हम बात करते हैं आपसे कि इसका अंतरण क्या होना चाहिए। तो निश्चित रूप से 60 सेंटीमीटर आपका कतार से कतार का अंतर और 15 सेंटीमीटर पौध से पौध। इस छोटा बीज पर जब उसको जितनी जगह मिलेगी उतना अच्छा पौधा बनता है। और जहाँ एक बात किसान भाई सोचते कि हम घना बो देंगे तो ज़्यादा उत्पादन मिलेगा, तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं उनकी नासमझी है, इसमें उत्पादन में कमी आती है। इसलिए पौधा बिरला भी होगा तो भी वो फसल आपको अच्छा उत्पादन देगी, ये हम आपको आश्वस्त कराते हैं। यदि हम खाद की बात करें, बड़े मुश्किल से आपको 40 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 20 किलो लगभग पोटाश की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरा कहना चाहिए मतलब कि यदि संतुलित आहार आप देते हैं, संतुलित खाद देते हैं, तो कम से कम लागत में भी हम तो कह रहे हैं कि, और यदि वर्षा आधारित खेती तो 20 से 40 नाइट्रोजन रखें, 40 लगभग फास्फोरस रखें और 20 से 30 किलोग्राम यदि हम पोटाश रखते हैं तो इस फसल का अच्छा उत्पादन मिलता है और आप इकोनॉमिकली इसका अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। रही बात सिंचाई की, तो सिंचाई हमारी वर्षा आधारित है। कीड़े और बीमारी की बहुत ज़्यादा समस्या नहीं, परंतु एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये सतपुड़ा अंचल है, इसमें खड़ी फसल में आप डोरा चला सकते हैं। हमारे किसान भाई अभी भी बहुत सारा बड़ा क्षेत्र है जिसमें बरसात के दिनों में भी हम डोरा चलाते हैं। तो ये खरीफ में जब हम चलाने के लिए इतने सक्षम है तो निश्चित रूप से रबी में आपका फ़ायदा होता है और इसको अपनाना ही होगा। यदि हम ऐसा अपनाते हैं, हालांकि खरपतवारनाशी उपलब्ध है, मैं इसके लिए मना नहीं करूंगा, परंतु यदि हम रसायन से मुक्त होना चाहते हैं, रसायन का सदुपयोग या दुरुपयोग नहीं करना चाहते, सदुपयोग होकर मतलब यदि करना है तो निश्चित रूप से डोरा चलाकर, गुड़ाई करके, निदाई का खर्च कम करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और आप समझते हैं कि गुड़ाई करना कम लागत वाली है। आप यदि गुड़ाई करते हैं तो आपका ज़मीन में वायु का संचार होगा, जब भी दूसरी बारिश आएगी तो अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा पानी अंदर में जाएगा, ज़मीन की जो जलधारण शक्ति बढ़ेगी। तो इसको आप हो सके, क्योंकि 60 सेंटीमीटर का अंतर है कतार से कतार का, तो 2-3 बार डोरे चलाकर इसका फ़ायदा आपको लेना है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि इसमें सिर्फ एक कीड़ा लगता है बहुत ज़्यादा और एक बीमारी की समस्या बनती है, परंतु ये भी कम से कम लागत में आप इसको नियंत्रण कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि माहू लगता है इसमें यदि आप इमिडाक्लोपिड का छिड़काव कर दें या जो भी रस चूसने वाला कीड़ा है तो सिस्टमिक रसायन का यदि उपयोग करते हैं तो ये आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है और इसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं। व्हाइट रस्ट आता है तो आपको
केराथियन जो आता है उसका यदि आपने छिड़काव कर दें तो भी उस पर नियंत्रण हो जाता है। कई बार आपको पाउडरी मिल्ड्यू के लिए है तो उसमें भी सल्फ़र या जो आपको कंटेंट बताते हैं वो भी अच्छा नियंत्रण हो जाता है। मतलब ये कहना चाहता हूँ मैं कि कोई कीड़े बीमारी की ऐसी बड़ी समस्या नहीं है सरसों के बीच में। आज हम देख लीजिए कि अभी हमारे भाइयों ने सितंबर अक्टूबर में जो लगी थी तो बहुत सारे किसान भाई की आज फसल कटाई पर है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि समय भी नहीं है तब भी आप आज ये फसल कटाई के लिए उपलब्ध है। मतलब ये कहना चाहूँगा कि यदि कोई कार्य योजना फरवरी के बाद में यदि जायद फसल की योजना जाना चाहते हैं जिनके यहाँ सिंचाई की व्यवस्था है तो वैसा भी प्रोग्राम किया जा सकता है। तो मैं कहूँगा कि सरसों फसल को मक्का के बाद सरसों क्रॉपिंग सीक्वेंस लेके भी कर सकते हैं, रिले क्रॉपिंग भी कर सकते हैं। और एक और हमने पिछले बार किसान भाइयों के बीच में अच्छा काम किया था कि हरी मक्का जो होती है, भुट्टा तोड़ने के बाद हरी मक्का होगी उसमें रोटावेटर चला दिया और बाद में तुरंत में सरसों की बोनी कर दी। तो हमारा कहने का मतलब है कि खेत को बिना खाली रखे यदि हम सरसों की फसल लगा देते, क्योंकि सरसों की फसल के लिए तापमान की कोई बाध्यता नहीं है कि कोई भी रात का दिन का टेम्परेचर रहे, लगभग उस समय चलता है जो 27-28 डिग्री मैक्सिमम या 30-32 डिग्री मैक्सिमम चलता है और 15-17 से लेकर 12-13 भी ऐसे दशा में भी लगाकर तापमान ठीक रहता है, अंकुरण अच्छा हो जाता है और अधिक से अधिक उत्पादन ले सकता है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यदि हमको कम लागत के बाद यदि हमारे खेत हम खाली छोड़ रहे हैं उससे अच्छा होगा कि सरसों की फसल का चुनाव करके आप अपना आर्थिक लाभ ले सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। धन्यवाद। यहाँ पे समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कुछ न्यूट्रिशियस सुपरफूड के बारे में, तो अभी आप बने रहिए हमारे साथ। तो ब्रेक के बाद जारी रहेगा कार्यक्रम। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कृषि दर्शन में। और आजकल न्यूट्रिशियस फूड का ज़माना है। हर कोई पौष्टिक फलों का सेवन करके अपने को स्वस्थ रखना चाहता है, लेकिन जो व्यक्ति डायबिटिक होते हैं वो कई सारे गिने चुने फल ही खा पाते हैं और कई सारे फल वो नहीं खा पाते हैं। ऐसे में आज हम एक ऐसे सुपरफूड के बारे में जानेंगे जो कि पौष्टिक होने के साथ साथ प्रोटीन्स और मिनरल से भी भरपूर है। इसमें मिनरल्स जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ई और साथ ही फाइबर की भी प्रचुर मात्रा होती है और साथ ही ये रबी फसल भी है। जी हाँ, आज हम जानेंगे किनोवा की खेती के बारे में। इसके बारे में जानकारी देंगे डॉक्टर DC श्रीवास्तव जी। मैं डॉक्टर DC श्रीवास्तव, कृषि विज्ञान केंद्र छिंदवाड़ा, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में फूड साइंटिस्ट के पद पर पदस्थ हूँ। और जो ये फसल आपको दिखाई दे रही है ये चिनोपोडियम किनोवा के नाम से जाना जाता है और यह मुख्य रूप से सफ़ेद, काली एवं लाल रंग की फसल इसके दाने होते हैं। ये मुख्यतः रबी में इसको लगाया जाता है और ये इसकी जो क्वालिटी है ये गेहूं जैसा इसके आटा बनता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच होता है। इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं कि इसमें जो है फ़ैट की मात्रा बहुत कम होती है। 2 ग्राम फ़ैट 100 ग्राम सीड में होता है और 120 कैलोरी होती है। तो इसमें कैलोरी कम होती है और फ़ैट की मात्रा कम होती है, जिससे
हमको बहुत ज़्यादा इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रहता है। उसके बाद में इसमें सभी प्रकार के जो 9 एमिनो एसिड्स होते हैं वो इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन्स इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे बच्चों के लिए जब हम पौष्टिक आहार बनाते हैं उसमें यदि हम क्विनोआ की मात्रा हम यदि मिलाएं तो ये पौष्टिक आहार बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कुपोषण को कंट्रोल करने के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इसी प्रकार से इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, जिससे कि मधुमेह की बीमारी के लिए इसका आटा बहुत फ़ायदेमंद है। जिनको शक्कर की बीमारी, जिनको डायबिटीज़ की बीमारी है, उसके लिए ये आटा बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, लो फैट है और ओमेगा 3 और ओमेगा 6 इसमें पाया जाता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारी बॉडी में नहीं बढ़ता है। तो इस प्रकार से यदि हम क्विनोआ की फसल ले करके और एक हम इसके अनाज को दल के और इसको हलवा के रूप में बनाएं, दलिया के रूप में बनाएं, पौष्टिक आहार में इसको सम्मिलित करें और अपने दिनचर्या के रूप में यदि हम क्विनोआ को यूज़ करते हैं तो इसका हमें बहुत फ़ायदा होगा। और चूँकि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें फाइबर जो बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे हमें डायबिटीज़ और बीपी जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए खाने के लिए हम लोग इसका सुझाव देते हैं। धन्यवाद। अक्सर देखा जाता है कि किसान अपनी आय का स्रोत बढ़ाने के लिए पशुपालन को अपनाते हैं और पशुपालन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है चारा। और चारे के अभाव में कई बार हमारे किसान भाई पशुपालन से दूरी बना लेते हैं। तो कैसा हो अगर आपको ऐसा चारा मिल जाए जिसे बार बार लगाने की ज़रूरत ही ना हो? जी हाँ, आज हम ऐसे चारे के बारे में जानेंगे जो कि पोषक तत्वों से भरपूर है और पानी के अभाव में भी जिंदा रहता है, और साथ ही जैसे ही बारिश आती है वो दोबारा लहलहा उठता है। अधिक जानकारी देंगे डॉक्टर सुरेंद्र पन्ना से, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हैं एवं प्रमुख हैं KVK चंदनगांव छिंदवाड़ा से। आइए जानते हैं चारा उत्पादन के बारे में। मैं डॉक्टर सुरेंद्र पन्ना से, सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड कृषि विज्ञान केंद्र चंदन नगर छिंदवाड़ा। जैसा कि आप यहाँ पे पीछे देख रहे हैं कि हमारे पास 3 प्रकार की घास है। एक है नेपियर घास, दूसरी है CO4 और तीसरी है पैरा घास। ये घास का महत्व ये है कि आज के परिदृश्य में क्या हो रहा है कि हमारे किसान भाई को हम पूछते हैं कि आपने ये पशुपालन क्यों बंद कर दिया, तो उनका पहला सवाल ये रहता है प्रश्न कि साहब घास कहाँ है, चारा हमारे पास प्रचुर मात्रा में नहीं है। दूसरी बात अब उठ के आ रही है कि हमारे पास नौकर नहीं है उनकी साफ़ सफाई और कोठे की साफ़ सफाई करने के लिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि चारे की समस्या इतने आसानी से हमारी हल हो रही है कि इस प्रकार का चारा यदि एक बार हम लगा देते हैं तो 5 साल हमको देखना नहीं पड़ता, और इनको सिंचाई करके हर 20-22 दिन में इसकी हम कटिंग ले सकते हैं और 5 साल तक लगातार ले सकते हैं। तो अब हरे चारे का जो सबसे बड़ी दिक्कत थी हमारे पास, वो हमारे किसान भाइयों के लिए एक वरदान साबित हुई है और इसका लाभ वो हमारे छिंदवाड़ा ज़िले में ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात आपको और बता दें कि ये हमने छिंदवाड़ा ज़िला, नरसिंहपुर, बैतूल ज़िला, यहाँ पे हमने नेपियर घास उनको उपलब्ध कराई है। लोग आते हैं, 1-1 एकड़ की घास हमारे पास से ले जाते हैं, कुछ नॉमिनल उसका शुल्क है, ताकि वो उनको लगाएं अपने खेत में और अपने जानवरों का भरण पोषण करते हैं। तो ये घास हमने बाहर से मंगवाई थी, झांसी से, और वहाँ झांसी में घास का अनुसंधान केंद्र ही है पूरे हिंदुस्तान का, उसका संचालनालय है वहाँ पे। तो ये घास का विशेष महत्व ये है कि इसमें सारे प्रकार के जो पोषण है, जो पोषक तत्व है, जो कि जानवर को और दुधारू गाय को आवश्यक होते हैं, वो सब इसमें विद्यमान है। तो मेरा ये कहना है कि इस प्रकार का 1 एकड़ में हम यदि उत्पादन करते हैं या लगा देते हैं हमारे खेत में, या चारों तरफ लगा देते हैं, तो हमारे 2-3-4 पशुओं की जो आवश्यकता है चारे की, हरे चारे की, वो परिपूर्ण हो जाती है। तो आइए अब हम जान लेते हैं कृषि जगत की खबरों के बारे में। आइए देखते हैं खबरें खेती की।
नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़े आज के मुख्य समाचारों पर। बजट में कृषि को स्मार्ट बनाने के लिए 7 रास्ते। सिंघाड़ा खेती करने वालों को मिलेगा अनुदान। गेहूं उपार्जन प्रक्रिया बनी और सरल। मुनाफेदार ग्वार फली। थ्रेशर चलाते समय की रखें सावधानियां और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। और चलिए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बजट में कृषि को आधुनिक और स्मार्ट बनाने के लिए मुख्य रूप से 7 रास्ते सुझाए गए हैं। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 21वीं सदी में खेती और खेती से जुड़े ट्रेंड को बिल्कुल बदलने वाली है। बीते 7 सालों में हमने बीज से बाजार तक ऐसी ही अनेक नई व्यवस्थाएं तैयार की हैं, पुरानी व्यवस्थाओं में सुधार किया है। कृषि बजट कई गुना बढ़ा है। किसानों के लिए कृषि लोन में भी 2.5 गुना की बढ़ोतरी की गई है। श्री मोदी ने ये बात देश में स्मार्ट एग्रीकल्चर के संबंध में आयोजित वृहद वेबिनार में कही। वेबिनार में कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि विभिन्न विशेषज्ञों से विचार विमर्श करके बजट का बेहतर क्रियान्वयन करने के लिए प्रधानमंत्री ने विशेष पहल की है, जिसके सार्थक परिणाम सामने आएंगे। प्रधानमंत्री ने बजट में कृषि को आधुनिक व स्मार्ट बनाने के लिए 7 रास्ते बताए। इसमें शामिल है, पहला, गंगा के दोनों किनारों पर 5 किलोमीटर के दायरे में नेचुरल फार्मिंग को मिशन मोड पर कराने का लक्ष्य। दूसरा, कृषि व उद्यानिकी में आधुनिक टेक्नोलॉजी किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। तीसरा, खाद्य तेल का आयात कम करने के लिए मिशन ऑयल पाम को सशक्त करने पर बल दिया गया है। चौथा, खेती से जुड़े उत्पादों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए पीएम गति शक्ति प्लान द्वारा लॉजिस्टिक्स की नई व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। पांचवा, एग्री वेस्ट मैनेजमेंट को अधिक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। वेस्ट टू एनर्जी के उपायों से किसानों की आय बढ़ाई जाएगी। छठवां, देश के 1.5 लाख से भी ज्यादा डाकघरों में रेगुलर बैंकों जैसी सुविधाएं मिलेंगी ताकि किसानों को परेशानी ना हो। सातवां, कृषि शोध व शिक्षा से जुड़े सिलेबस में स्किल डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास में आधुनिक समय के अनुसार बदलाव किया जाएगा। सिंघाड़ा खेती करने वालों को मिलेगा अनुदान। मध्य प्रदेश में सिंघाड़े की खेती करने वाले उद्यानिकी किसानों को आर्थिक सहायता के तौर पर अनुदान दिया जाएगा। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक खेती करने वाले किसानों से सुझाव लिए जाएंगे। उद्यानिकी एवं प्रसंस्करण खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा ने मंत्रालय में आयोजित बैठक में ये निर्णय लिए। राज्य मंत्री ने कहा कि संभागीय किसान कार्यशाला में किसानों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि उद्यानिकी क्षेत्र को विस्तार देने और किसानों के अनुकूल विभागीय योजनाओं को क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर जिला बागवानी सलाहकार समितियां गठित की जाएंगी। समितियों में संबंधित जिले के किसान सदस्य रहेंगे। श्री कुशवाहा ने कहा कि जैविक उद्यानिकी खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों के सुझाव के आधार पर ही कार्यक्रम तय किया जाएगा। गेहूं उपार्जन प्रक्रिया बनी और सरल। मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री फैज अहमद किदवई ने बताया कि रबी विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की प्रक्रिया को और अधिक सरल किया गया है। अभी तक किसानों को स्वयं पंजीयन के लिए आना पड़ता था। नई नीति में किसान स्वयं के मोबाइल अथवा कंप्यूटर से एवं कियोस्क पर शुल्क देकर पंजीयन करा सकेंगे। श्री किदवई ने बताया कि उपार्जन के लिए पंजीयन के निःशुल्क एवं सशुल्क दोनों ही व्यवस्थाएं रखी गई हैं। निःशुल्क व्यवस्था में किसान स्वयं के मोबाइल से निर्धारित लिंक पर ग्राम एवं जनपद पंचायत, तहसील एवं सहकारी समिति के सुविधा केंद्रों पर जाकर निःशुल्क पंजीयन करा सकेंगे। ऐसे किसान जो स्वयं पंजीयन नहीं करा सकते, वे कियोस्क के माध्यम से अधिकतम शुल्क 50 रुपये देकर MP ऑनलाइन या कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र अथवा निजी साइबर कैफे के माध्यम से अपना पंजीयन करा सकेंगे। इस व्यवस्था से अब उन्हें लंबी लाइनों में इंतजार नहीं करना होगा। सिकमी एवं बटाईदार एवं वन पट्टाधारी किसान केवल सहकारी समिति स्तर पर स्थित पंजीयन केंद्रों पर ही पंजीयन करा सकेंगे। उपार्जन केंद्रों पर जाकर फसल बेचने के लिए SMS की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। परिवर्तित व्यवस्था में निर्धारित पोर्टल से नजदीक के उपार्जन केंद्र, तिथि और समय स्लॉट का स्वयं चयन कर सकेंगे। स्लॉट का चयन उपार्जन प्रारंभ होने की तिथि से 1 सप्ताह पूर्व तक किया जा सकेगा। नवीन व्यवस्था में किसानों को उपार्जित फसल का भुगतान अब उनके आधार नंबर से लिंक खाते में सीधे प्राप्त होगा। किसान को अपने आधार नंबर से बैंक खाता और मोबाइल नंबर को लिंक कराकर उसे अपडेट रखना होगा। किसान आधार पंजीयन केंद्र पर मोबाइल नंबर की प्रविष्टि करा सकेंगे। पंजीयन कराने और फसल बेचने के लिए आधार नंबर का वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। मुनाफेदार ग्वारफली। ग्रीष्मकाल में ग्वार की खेती करना संभव है, परंतु इस फसल से गम तैयार नहीं किया जा सकता। हरी फली
अच्छी कीमत में बेचकर आमदनी में वृद्धि की जा सकती है। ग्वार फली लगाने के लिए अपनी ज़रूरत के मुताबिक किस्मों का चयन किया जा सकता है। इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क कर सलाह लेना ज़्यादा बेहतर होता है। फिर भी किस्मों में पूसा बहार, दुर्गा बहार, पूसा सदाबहार, कंचन बहार, पूसा मौसमी लगा सकते हैं। गम प्राप्ति के लिए दुर्गा जय, दुर्गा सफ़ेद, RGC 197, RGC 936, RGC 986, मरु ग्वार तथा RGC 1003 प्रमुख किस्में हैं। 15 से 20 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बोने की सलाह वैज्ञानिक देते हैं। इसकी दूरी कतार से कतार 45 सेंटीमीटर तथा पौध से पौध 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई पूर्व 2 ग्राम थायरम, 5 ग्राम कल्चर तथा 5 ग्राम PSB द्वारा प्रति किलो बीज का उपचार करें। उर्वरक में 40 किलो यूरिया, 375 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा 40 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। थ्रेशर चलाते समय की सावधानियां। कई बार थ्रेशर चलाने में बरती गई लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाती है। ऐसे में ज़रूरी है कि थ्रेशर चलाते समय कुछ ज़रूरी सावधानियां रखें। इससे दुर्घटनाओं को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। रात में गहाई करते समय विद्युत बल्ब या ट्यूब मरकरी का ही उपयोग करें। आग से बचाव के लिए रेत से भरी बाल्टियां रखें तथा 5 किलोग्राम वाले शुष्क चूर्ण के 2 अग्निशामकों की व्यवस्था करें। इसके अलावा थ्रेशर को पूरी तरह अर्थ मिले ऐसी व्यवस्था करें तथा जोड़ रहित तारों का उपयोग करें एवं कटे फिटे तार का उपयोग बिल्कुल न करें। थ्रेशर चलाते समय गार्ड सुरक्षा युक्तियों को हाथ न लगाएं और न ही हटाएं। गहाई के दौरान ढीले कपड़े, कड़े, चूड़ियां, घड़ी आदि न पहने। साथ ही किसी तरह का कोई नशा या धूम्रपान कतई न करें। थ्रेशर में फसल लगाने के लिए सिर्फ कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्ति को ही लगाएं। तो किसान भाइयों, खबरें खेती के में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज हमने कई सारी बातों पे विचार किया है। हमने कई सारी बातों के बारे में जाना है, जिसमें सबसे पहले हमने बात की सरसों की खेती के बारे में। इसके बाद हमने बात की किनोवा के बारे में। किनोवा कितना न्यूट्रिशियस फूड है और किस प्रकार आप इसका सेवन कर सकते हैं, किस प्रकार आप इसकी खेती कर सकते हैं। इसके बाद हमने जाना चारा उत्पादन के बारे में कि आप किस प्रकार अपनी आय को और बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज के अंक में फ़िलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।